व्हाट इज एसईओ? जैसा कि हमने डिजिटल मार्केटिंग की प्रीवियस क्लासेस में देखा था, हमने कीवर्ड ऑप्टिमाइजेशन करना देखा, हमने वर्डप्रेस से वेबसाइट किस तरीके से बनाते हैं, वो सारी चीज़ें हमने देखी। आज की क्लास में हम लोग देखेंगे व्हाट इज एसईओ। एसईओ क्या है और सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में कैसे कार्य करता है। एसईओ अपने आप में एक अहम रोल अदा करता है। एसईओ की अगर हम लोग बात करें, डिफरेंट डिफरेंट चैनल्स की अगर हम लोग बात करें, एसईओ के हिसाब से अगर हम लोग बात करें, तो यहाँ पे बहुत सारे पैरामीटर्स हैं जिनके थ्रू हमें एसईओ किया जाता है। लेकिन सबसे पहले हमारे लिए यही बड़ी बात है कि एसईओ क्या है। आप देख पा रहे हैं कि जैसे ग्राफिक्स में हमने दिखाने की कोशिश की, व्हाट इज एसईओ। जब भी आप कुछ सर्च क्वेरी या कुछ कीवर्ड या की फ्रेज जब आप सर्च करते हैं, तो गूगल उसके रिवर्ट में हमें एक रिजल्ट निकाल के देता है, और वो जो रिजल्ट हमारे पास आता है वो एसईओ का ही है। यहाँ पर देख पा रहे होंगे एसईओ की फुल फॉर्म सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग देख पा रहे हैं कि जब भी हम लोग गूगल पे एसईआरबी पेज पे कुछ सर्च करते हैं, तो वो हमारा क्या कहलाता है, एसईओ का एक प्रोसेस होता है। और जो रिजल्ट हमारे सामने निकल के आ रहा है, जो टॉप 10 वेबसाइट्स हमारे सामने निकल के आती है, वो हमारा एसईओ का रिजल्ट है। यहाँ आपके लिए ये बहुत जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है कि एसईओ हम लोग किस तरीके से करते हैं, कैसे एसईओ किया जाता है। तो एसईओ मीन्स सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, एंड इट इज़ द प्रोसेस यूज्ड टू ऑप्टिमाइज अ वेबसाइट टेक्निकल कॉन्फ़िगरेशन, content relevancy, link popularity, so its page can become easily findable, more relevant and popular towards user as search query। जैसे कि आप लोग डेफिनेशन के आधार पर देख पा रहे हैं कि एसईओ का अगर हम लोग फुल फॉर्म की बात करें, तो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। कई बार हमसे पूछा जाता है एसईओ क्या है, तो हम लोग उसका फुल फॉर्म बताने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो एसईओ नहीं है। एसईओ क्या है, एक प्रोसेस है ऑप्टिमाइज करना किसी वेबसाइट को टेक्निकली और कंटेंट रिलेवेंट जो भी सर्चेज है उसके आधार पे करने के बाद फिर वो कहीं ना कहीं गूगल के टॉप रैंक पेज पे आने में हमारी सहायता करता है। यहाँ पर इट्स एम टू इम्प्रूव योर वेबसाइट्स पोजीशन। सिंपल सी एक लाइन की अगर हम लोग डेफिनेशन में बात करें, तो एसईओ क्या है, वेबसाइट की पोजीशन को फर्स्ट रैंक पे लाने की कोशिश हम लोग करते हैं। इम्प्रूव योर वेबसाइट पोजीशन इन सर्च रिजल्ट पेज। दूसरे अगर मैं अदर डेफिनेशन में समझाने की कोशिश करूं, तो सिंपल सी डेफिनेशन है कि एसईओ एक तरीका है जिसके द्वारा वेबसाइट को गूगल के फर्स्ट पेज पे रैंक कराते हैं। सिंपल सा फंडा कि भैया हम लोग एसईओ क्यों करते हैं, ताकि हमारी वेबसाइट गूगल के फर्स्ट पेज पे आ सके। एसईओ वेबसाइट के रैंकिंग को इम्प्रूव करने के लिए और फर्स्ट पेज पे रैंक कराने के लिए किया जाता है। यहाँ पे सबसे बड़ी बात यह है, एसईओ सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में हम अपनी वेबसाइट को अलग अलग एसईओ फैक्टर्स के अनुसार ऑप्टिमाइज करते हैं, जिससे वेबसाइट की रैंकिंग एसईआरपी में इंक्रीज होती है। ये वेबसाइट और एसईओ से रिलेटेड मैंने डिफरेंट डिफरेंट डेफिनेशंस यहाँ पर समझाने की कोशिश की है। आप लोगों के लिए हर एक डेफिनेशन को समझना जरूरी है, क्योंकि उस डेफिनेशन में ही एसईओ का पूरा प्रोसेस छिपा हुआ है। जैसे कि अगर हम लोग वर्तमान डेफिनेशन की बात करें, तो यहाँ पर दिया हुआ है कि अपनी वेबसाइट को अलग अलग एसईओ फैक्टर्स के अनुसार ऑप्टिमाइज करना, जिससे कि हमारी वेबसाइट की रैंकिंग एसईआरपी में इंक्रीज होती है। यहाँ पर एसईआरपी सर्च इंजन रिजल्ट पेज है, जिसके लिए जो मेरा प्रीवियस वीडियो है आप उसमें देख सकते हैं कि एसईआरपी क्या होता है। हम लोग बात करें एसईओ, अगर अदर डेफिनेशन की हम और बात करें डेप्थ में, हम लोग सीखने की कोशिश करेंगे एक ऑर्गेनिक तरीका जिसमें हम अपनी वेबसाइट के कंटेंट को और वेबसाइट को कई सारे फैक्टर्स के अनुसार ऑप्टिमाइज करते हैं, जिससे गूगल को वेबसाइट के बारे में अच्छे से समझने में, क्रॉलिंग और इंडेक्सिंग करने में, रैंकिंग देने में मदद मिलता है, और इन सब की वजह से हमारी वेबसाइट की रैंकिंग इंक्रीज होती है। सिंपल सा फंडा है, सिंपल सी कंसेप्ट है, सिंपल सा डेफिनेशन हमारे सामने यहाँ दिया हुआ है एसईओ को समझने का। एक ऑर्गेनिक तरीका जिससे हम अपनी वेबसाइट के कंटेंट को, हमारी वेबसाइट को ऑप्टिमाइज करते हैं। डिफरेंट डिफरेंट फैक्टर्स, पैरामीटर्स हमारे सामने आते हैं। कौन से पैरामीटर है, हम लोग आगे आने वाली समय में इसको देखने जा रहे हैं। टाइप्स ऑफ एसईओ, हमने एसईओ के बारे में समझा, हमने एसईओ की फुल फॉर्म समझी, एसईओ क्या होता है, क्यों किया जाता है। उसके बाद फिर हम लोग बात कर रहे हैं टाइप्स ऑफ एसईओ। एसईओ के बारे में, एसईओ कितने टाइप का होता है, कितने तरीके से हम लोग एसईओ कर सकते हैं यहाँ पर। तो हमने कहा जी ऑन पेज एसईओ, और सेकंड हमारे पास आता है ऑफ पेज। दो तरीके का एसईओ को डेफिनेशन के रूप में हम लोग डिवाइड कर सकते हैं, ऑन पेज और ऑफ पेज। कुछ लोग इसका थर्ड डेफिनेशन बताते हैं, जिसको टेक्निकल एसईओ भी कहा जाता है। ऑन पेज एसईओ की हम लोग बात करेंगे कि ऑन पेज एसईओ क्या होता है, उसमें कौन-कौन से पैरामीटर्स है, कौन से फैक्टर्स है, या ऑन पेज होता क्या है। सबसे पहले हमें ये समझना ज़रूरी है। ऑन पेज एसईओ का एक ऐसा तरीका जिसके द्वारा हम वेबसाइट के इंटरनल फैक्टर्स पे काम करते हैं। जैसे कि डेफिनेशन दी जा रही है ऑन पेज, मतलब खुद की वेबसाइट के ऊपर हम जो भी वर्क करते हैं, जो भी हम लोग असाइनमेंट कंप्लीट करते हैं यहाँ पे, वो ऑन पेज एसईओ का ही पार्ट है। मतलब हम लोग अपने वेबसाइट के वेब पेज को बहुत सारे टेक्निक से ऑप्टिमाइज हमें करना होता है। ऑन पेज एसईओ के
कई सारी एक्टिविटीज़ होती है जिसके द्वारा हमें अपनी वेबसाइट को ऑप्टिमाइज़ करना होता है। जैसा कि हमने कहा कि बहुत सारे पैरामीटर्स हैं जिससे हम लोग अपनी वेबसाइट को ऑप्टिमाइज़ करने की कोशिश करते हैं। एसईओ के रूल्स को फ़ॉलो कर अपनी वेबसाइट में इस्तेमाल करना या अच्छे कंटेंट लिखना और उनमें अच्छे कीवर्ड का इस्तेमाल करना जो कि सर्च इंजन में सबसे ज़्यादा खोजा जाता है। वही हमारा ऑन पेज एसईओ होता है। सिंपल सा फंडा, एसईओ के रूल्स को फॉलो कर अपनी वेबसाइट में इस्तेमाल करना और अच्छे कंटेंट लिखना, उसमें अच्छा कीवर्ड का इस्तेमाल करना ही हमारा सर्च इंजन वेबसाइट में काम में आता है। ऑन पेज एसईओ में हमें एसईओ फ्रेंडली आर्टिकल्स लिखना होता है और कंटेंट को अपनी टारगेट कीवर्ड से ऑप्टिमाइज़ करना होता है। सिंपल सा फंडा, हमारी प्रीवियस क्लासेस में हमने देखा था कि हमारे कंटेंट, हमारा कीवर्ड में रिलेवेंसी होना बहुत ज़रूरी है, हमारे उस वेब पेज में रिलेवेंसी होना बहुत ज़रूरी है और रिलेवेंसी के लिए हमें उसमें एक आर्टिकल, एक कंटेंट लिखना पड़ता है और उस कंटेंट में हमारे पास वो कीवर्ड का आना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर कीवर्ड देखिए, टारगेट कीवर्ड से हमें ऑप्टिमाइज़ करना होता है और इसी प्रकार के कई सारे एक्टिविटीज़ पे काम करना होता है, जैसे मेटा टैग पे काम करना हो या ऑप्टिमाइज़ेशन हमें करना हो। तो आपको ऑन पेज नाम से ही पता चल रहा होगा कि ऑन द पेज मतलब ऑन पेज में हम अपनी वेबसाइट के पेजेस पे काम करते हैं और अपनी वेबसाइट के पेज को ऑप्टिमाइज़ करते हैं। ऑप्टिमाइज़ करने का मतलब सुधारना है यहाँ पे, और ऑन पेज के बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिनके द्वारा हम लोग अपनी वेबसाइट को ऑप्टिमाइज़ करते हैं। अब हमारे पास वो फैक्टर्स कौन से हैं जिसको हम लोग ऑन पेज एसईओ चेकलिस्ट के नाम से भी जाना जाता है। आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है वो उनको याद रखना, उनको इम्प्लीमेंट करना, और जब किसी के साथ डिस्कशन किया जाता है तो हम लोग वो ऑन पेज एसईओ चेकलिस्ट की हम लोग बात करते हैं यहाँ पे। सबसे पहले हमारे पास ऑन पेज एसईओ चेकलिस्ट में आता है अपने पास कीवर्ड रिसर्च। ऑन पेज एसईओ को शुरू करने के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है कीवर्ड रिसर्च करना। ऑन पेज एसईओ में हमें अपने आर्टिकल को मेटा टैग और बहुत सारे फैक्टर्स के अनुसार टारगेट कीवर्ड के द्वारा ऑप्टिमाइज़ करना होता है। कीवर्ड रिसर्च करते समय हमें बहुत सारी बातों को ध्यान में रखना होता है, जैसे कि हमें फोकस कीवर्ड का चयन कैसे करना है, एलएसआई कीवर्ड का चयन करना है, लॉन्ग टेल कीवर्ड का चयन करना है, और भी कई सारी बातें होती हैं जिनको हमें ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी होता है। तो यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं, सेकंड हमारे पास फैक्टर है एसईओ फ्रेंडली कंटेंट। पहला हमारे पास चेकलिस्ट था कीवर्ड, सेकंड हमारे पास आता है एसईओ फ्रेंडली कंटेंट। कंटेंट इज द किंग हम लोग बात करें, क्योंकि कीवर्ड रिसर्च करने के बाद आपको एसईओ फ्रेंडली कंटेंट या आर्टिकल लिखना होता है और ऑन पेज एसईओ को शुरू करने के लिए हमारे पास सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण कीवर्ड रिसर्च करना होता है। नेचुरल लैंग्वेज हमें यूज में लेनी है जब भी हम लोग कंटेंट की बात कर रहे हैं, और यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन हमारे पास ये आता है कि नेचुरल लैंग्वेज क्या होती है। नेचुरल लैंग्वेज की अगर हम लोग बात करें, आपको ग्राफ के थ्रू हमने समझाने की कोशिश की है कि कहीं पर भी अगर आप डॉग फोटोज के ऊपर अगर आपको डेफिनेशन को आर्टिकल देना चाह रहे हैं तो हमें हर बार उसमें डॉग फोटोज यूज में नहीं लेनी है, बजाय इसके हमें नेचुरल वेरिएंट नेचुरल लैंग्वेज यूज में लेनी है। डॉग फोटोज उसकी जो ब्रीड्स है, जो नस्ल है, उनको हमें यूज में लेना है। अपने डॉग फोटोग्राफी यूज में ली, मतलब कीवर्ड और कीवर्ड फैमिली का हमें बहुत ध्यान रखना होता है। Another factor की हम लोग बात करें तो enhance visibility with SEO friendly URL। SEO friendly URL that uses keyword phrases naturally while demonstrating what is the page about। SEO friendly URL का मतलब है कि हमारे इस URL में हमारा वो कीवर्ड होना चाहिए, कोई स्पेशल कैरेक्टर वहाँ पे नहीं आनी चाहिए, और पॉसिबल हो तो हमें उसमें कीवर्ड को जोड़े रखना होता है। ग्राफ के थ्रू मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट इन जयपुर हमारा एक कीवर्ड था। तो आप इसका यूआरएल अगर आप देख पा रहे हैं तो यहाँ देखिए suinjaipur.com/classes/digital marketing training, मतलब वो मेरा प्राइमरी कीवर्ड मेरे उस यूआरएल में आ रहा है। शॉर्ट यूआरएल है मेरा, आसानी से दिख रहा है यहाँ पे, और वो कीवर्ड मेरा इसके अंदर आ रहा है। सेकंड फैक्टर की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर हमारे पास आता है टाइटल एंड मेटा टाइटल, जिसको हम लोग बोल सकते हैं ऑलवेज इंक्लूड कीवर्ड्स। कीवर्ड्स आपके उस टाइटल में आने ही चाहिए। जैसे टाइटल टैग इज द मोस्ट इंपोर्टेंट ऑन पेज एसईओ फैक्टर एंड वी हैव सीन पेजेस रैंकिंग, मतलब आपके टाइटल जो हमारा है वो हमारा टाइटल में कीवर्ड आना चाहिए, और मेटा टाइटल को वो अच्छे से लिखे और इसमें अपने टारगेट कीवर्ड या उसके फ्रेजेस को हमें इसमें यूज में लेना होता है। मेटा टाइटल की हम लोग बात करें ग्राफिक्स के थ्रू, वही समझाने की मैं यहाँ पे कोशिश कर रहा हूँ। हाउ टू स्टार्ट ए ब्लॉग, एक आर्टिकल एक कीवर्ड है मेरा, तो हमने उसको टाइटल में लिखा हुआ है और स्टार्टिंग में ही हमें उसको यूज में लेना होता है, बाद में हमें उसको यूज में नहीं लेना होता, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि वो हमें दिखता नहीं है। मैं अगर अदर फैक्टर्स की अगर मैं बात करूँ, राइट फीचर्स फोकस मेटा डिस्क्रिप्शन। मेटा टाइटल को हमने देखा था ना, हमारे पास आ रहा है मेटा डिस्क्रिप्शन। मेटा डिस्क्रिप्शन वो 3 टू 4 लाइन्स का एक कलेक्शन होता है हमारे पास। 1 टू 2 लाइन्स 3 लाइन्स में एक आ जाना चाहिए, जिसमें आपका सारे कीवर्ड कीवर्ड फैमिली, हमारा आर्टिकल किसके रिगार्डिंग लिखा हुआ है, वो सारा डेफिनेशन वहाँ पे चीज़ में आनी चाहिए। इसकी कैरेक्टर लिमिट की अगर हम लोग बात करें 155 टू 160 कैरेक्टर होता है। कैसे करेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि इन सारे जो ऑन पेज एसईओ चेकलिस्ट है उनका हम लोग प्रैक्टिकली उन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करते हुए चलेंगे।
यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं कि मेटा डिस्क्रिप्शन एक तरीके से हमारे पूरे कंटेंट को कुछ कैरेक्टर्स में डिस्क्राइब करना होता है। एक समरी हमें यहाँ पे लिखनी होती है। जैसे कि आपने देखा होगा सर्च करने पे टाइटल के नीचे 1 से 2 लाइन में लिखा होता है, उसे मेटा डिस्क्रिप्शन कहते हैं। नेक्स्ट वाले हम लोग ग्राफिक्स के थ्रू हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। मेटा डिस्क्रिप्शन में अच्छे से अट्रैक्टिव लिखिए और साथ में कीवर्ड का उपयोग करना है। जैसे मैंने कहा था क्योंकि हमारी वेबसाइट में रैंकिंग और क्वालिटी के लिए भी मेटा डिस्क्रिप्शन हमें लिखना बहुत ज़रूरी है। आप लोग ग्राफ में देख पा रहे हैं, इमेज में आप देख पा रहे हैं कि हमारे पास जो स्क्वायर लाइन जो टाइटल है उसके जस्ट नीचे वाली जो 2 लाइन 2 टू 3 लाइन जो हमारे पास शो होती है, वो हमारा मेटा डिस्क्रिप्शन का पार्ट है जहाँ से रिलेटेड आपका कीवर्ड और कीवर्ड फैमिली आती है। नेक्स्ट अगर मैं एसईओ के फैक्टर्स की बात करूँ तो हमारे पास आता है टाइटल टैग। टाइटल टैग में हमारे पास कीवर्ड होना चाहिए और वो H1 टैग के अंदर ही आना चाहिए। H1 टैग आर द मीन फॉर द हेडलाइंस एंड देयरफॉर योर टाइटल। हमारी हेडलाइंस जो होती है वो H1 टैग में आती है और उस H1 टैग के अंदर हमारा मेन कीवर्ड आ जाना चाहिए। हेडलाइन टैग का प्रॉपर तरीके से उपयोग करते हुए H1 टैग का हम लोग करेंगे। हाई हेडलाइन टैग क्या होते हैं इसके लिए आप मेरा दूसरा एक वीडियो दिया हुआ है, उसपे आप देख सकते हैं किस तरीके से हेडलाइन टैग्स दिए हुए हैं। H1 टू से लेके H6 तक हमारे पास हेडलाइंस टैग आते हैं। आप लोग देख पा रहे होंगे जिस तरीके से मेरा एक कीवर्ड था सोशल मीडिया मार्केटिंग ट्रेनिंग और ये मेरा H1 टैग और हेडिंग टैग भी इसको हम लोग बोलते हैं जो कि मेरा इस तरीके से दिया हुआ है। नेक्स्ट फैक्टर की हम लोग बात करें जो स्ट्रक्चर डेटा मार्कअप लैंग्वेज होता है, ये हमारे पास किस लिए आता है गूगल की गिविंग सर्च इंजन मच इन्फॉर्मेशन एज पॉसिबल अबाउट योर साइट। हमारी वेबसाइट के बारे में गूगल को हमें ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देनी होती है ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा दिखा सके। तो उसके लिए हमें क्या करना होता है इस मार्कअप डेटा लैंग्वेज को हमें यूज में लेना होता है। संरचित डेटा का कोई भी सेट होता है जो किसी वेब पेज पर एक विशेष तरीके से व्यवस्थित और संरचित होता है। एसईओ के मामले में डेटा को टैग्स के विशेष समूह के साथ व्यवस्थित और टैग किया जाता है सो खोज इंजन को इस जानकारी के संदर्भ में समझने में मदद मिलती है। एग्जाम्पल्स हम लोग देखते हैं कि एक स्ट्रक्चर डेटा के बारे में उस पेज के कंटेंट और कैटेगरी के बारे में बांटना और स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है मार्कअप। उदाहरण के लिए जैसे हमें यहाँ पे पूरा पेज के कंटेंट और कैटेगरी के बारे में हमने एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट में रिपोर्ट देते हैं। एग्जांपल से अगर हम लोग देखना चाहें कि कोई रेसिपी है उसके पेज पर उसके बनाने में इस्तेमाल होने वाली चीज़ों को पकाने में लगने वाला समय और तापमान के साथ साथ कैलोरी वगैरह की जानकारी अगर हमें देनी है एक स्ट्रक्चर डेटा फॉर्मेट में तो हम लोग इसको यूज में लेते हैं। कुछ टूल्स है हमारे पास जिनके थ्रू हम लोग स्ट्रक्चर डेटा मार्कअप लैंग्वेज हम लोग बना सकते हैं। यहाँ पर हम लोग आगे की रेसिपी हम लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि जैसे कि एक सामने स्क्रीन पे दिया हुआ है एक एचटीएमएल का कोड दिया हुआ है एक स्क्रिप्ट होती है जिसके अंदर हम लोग आपने टाइप देख रहे हैं इस तरीके का कोड है जो हमें बनाना होता है। ये आपका स्ट्रक्चर डेटा मार्कअप लैंग्वेज हम लोग आगे आने वाले वीडियो में इसको प्रैक्टिकली देखेंगे और इसका किस तरीके का रिजल्ट हमारे सामने आता है वो रिजल्ट हमारे सामने इस तरीके से दिया हुआ है जैसे आप देख पा रहे हैं यहाँ पे टाइटल है टाइटल के सामने एक डोमेन नेम आ रहा है देन हमारे पास उसका रेटिंग और रिव्यू भी हमारे सामने यहाँ पे दिख रहे हैं। ये सारा का सारा हमारे पास जो नतीजा है वो स्ट्रक्चर डेटा मार्कअप लैंग्वेज का है। नेक्स्ट अगर हम लोग फीचर की बात करें तो इंटरनल लिंकिंग विद एंकर टैग्स यहाँ पर हमारे लिए ये जानना बहुत जरूरी है। इंटरनल लिंकिंग और एक्सटर्नल लिंकिंग दो बहुत बड़े फैक्टर्स होते हैं एसईओ के अंदर। इंटरनल लिंकिंग में आप एक ही वेबसाइट के अलग अलग पेजेस को आपस में एक दूसरे के साथ लिंक करते हैं, दैट इज इंटरनल लिंकिंग। बहुत अच्छी तरीके से डेफिनेशन को समझाने की कोशिश की गई है। इंटरनल लिंकिंग एक ही वेबसाइट के अलग अलग पेजेस को आपस में एक दूसरे से लिंक करना ही इंटरनल लिंकिंग कहलाता है। एसईओ का एक महत्वपूर्ण भाग है और यहाँ पर मैंने एसईओ शब्द पर अपने एक कंप्लीट लिखे गए ब्लॉग का लिंक दिया है और जब आप एसईओ पर क्लिक करेंगे तो इसी वेबसाइट के दूसरे वेब पेज पे पहुंच जाएंगे, दैट इज इंटरनल लिंकिंग। एक्सटर्नल लिंकिंग की अगर हम लोग बात करें जिसको एक्सटर्नल लिंक आउटबाउंड लिंक या कुछ जगह पे इसको कुछ डेफिनेशन या समय के अनुसार इसको बैकलिंक वर्ड भी यूज में लेते हैं। बैकलिंक क्या होता है उसके लिए हम लोग आगे वाले हमारे नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे। तो आउटबाउंड लिंक या एक्सटर्नल लिंक दे हैव प्लेस इन वर्ड ऑफ द एसईओ इट इज बिलीव दैट लिंकिंग टू आउट देयर अदर साइट्स इन योर इंडस्ट्री और रेफरेंस दैट इज साइटेशन हैज ए पॉजिटिव ऑन एसईओ। एक्सटर्नल लिंकिंग में हम लोग हमारी इस वेबसाइट पे किसी अदर वेबसाइट का यूआरएल का रेफरेंस देते हैं जो कि साइटेशन कहलाता है। उसको बैकलिंक भी हम लोग कहते हैं कि इसमें वेब के वेबसाइट से दूसरे की वेबसाइट को लिंक किया जाता है। एसईओ में इस लिंक का काफ़ी महत्व है और आगे हमारी वेबसाइट की रैंकिंग को बढ़ाने में कारगर है। इस लिंक को हम लोग गूगल पे एक वोट या विश्वास के रूप में भी देखा जाता है, दैट इज एक्सटर्नल लिंकिंग। आउटबाउंड लिंक है देयर प्लेस हम लोग इसकी बात कर रहे हैं यहाँ पर। फिर हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट फीचर जो हमारे पास है एक्सटर्नल लिंकिंग। एक्सटर्नल लिंकिंग को दो तरीके से हम लोग डिवाइड करते हैं उसमें डू फॉलो लिंक और नो फॉलो लिंक।
डू फॉलो लिंक इसके बारे में हम लोग आगे आने वाली वीडियो में डिटेल में हम लोग देखेंगे। डू फॉलो लिंक सर्च इंजन क्रॉल को लिंक को फॉलो करने के लिए और लिंक साइड से लिंक इक्विटी या लिंक जूस पास करने का संकेत देता है। इससे आपकी रैंकिंग को बढ़ावा मिलता है। मतलब जैसे हम लोग कहें जब हम लोग किसी जब आप जॉब करने के लिए जाते हैं, हम लोग रिज्यूमे में बायोडेटा में एक रेफरेंस देते हैं एक्स वाई पर्सन का, तो उस पर एक विश्वास जो लगता है कि हाँ यार, या किसी का रेफरेंस हमारे को आता है कि यार हमारा फला आदमी है, आप उसको लगा लीजिएगा। तो वो क्या है, एक डू फॉलो लिंक है, रेफरेंस। और नो फॉलो लिंक सर्च इंजन लिंक को क्रॉल नहीं करता, फॉलो नहीं करने के लिए नहीं कहता, किसी तरीके से उसका रिजल्ट नहीं मिलता है। बस वो एक तरीके का एक्सटर्नल लिंक हमारे यहाँ पे बन के रहता है। नेक्स्ट वाले की हम लोग बात करें ऑप्टिमाइज इमेजेस। इमेजेस को हमें ऑप्टिमाइज करना होता है। इमेजेस ऑप्टिमाइजेशन में हमारे पास कई तरीके होते हैं जिससे हम अपलोड करते समय ऑप्टिमाइज हमें करना चाहिए। इमेज के साइज को हमें ध्यान में रखना होता है, हमारा साइज केबी में होना चाहिए और उसमें अल्टरनेट टैग हमें लगाना होता है। इमेज को रीनेम करते समय उसमें कीवर्ड का उपयोग हमें करना चाहिए। इस तरीके से हम लोग इमेज ऑप्टिमाइजेशन का वर्क कर सकते हैं। नेक्स्ट फैक्टर की अगर हम लोग बात करें, सोशल शेयरिंग बटन्स भी हमें लगाने हैं, क्योंकि जब आप कोई पर्सन कोई यूज़र आपका उस आर्टिकल को ब्लॉग को पढ़ रहा होता है, तो उस समय वो सारे बहुत सारे सोशल शेयरिंग बटन अगर हमारे पास होते हैं तो वो उन प्लेटफॉर्म पे शेयर कर पाता है। यूजर कैन सेंड सिग्नल्स टू सर्च इंजन दैट योर कंटेंट इज वैल्यूएबल एंड वर्थ नथिंग। सिंपल से आप डेफिनेट ग्राफ में देख पा रहे होंगे, फेसबुक, ट्विटर या इंस्टाग्राम के इस तरीके हमारे पास कई बार लिंक्स अवेलेबल होते हैं जहाँ से हम लोग उसको शेयर कर देते हैं। इंक्रीज साइट स्पीड, हम लोग इस यहाँ पर जो हमारा टेक्निकल एसईओ की हम लोग बात कर रहे हैं, वहाँ पर हमारे पास आता है कि साइट की स्पीड हमारे पास हमें बढ़ा के रखनी होती है। द फास्टर योर साइट लोड द फ्रेंडलियर इट इज टू योर यूजर्स। जितनी वेबसाइट की स्पीड फास्ट होगी उतने ही यूजर्स के लिए बहुत अच्छी होगी। यू विल ऑफन फाइंड बेटर ऑन पेज यूजर मैट्रिक्स। फास्ट स्पीड रहती है तो यूजर बिहेवियर हमारे पास अच्छा होता है, और फास्ट स्पीड अगर स्लो होगी, 1 सेकंड का भी अगर डिले होता है, तो हम लोग देख पा रहे हैं कि 7% का जो हमारा यूजर्स का कन्वर्जन है वो डाउन होगा। देन हमारे पास पेज यूज है वो 11 स्टडी के अनुसार कहा गया है, और एक 16% हमारा कस्टमर सेटिस्फेक्शन है वो भी डिक्रीज होता है। इसलिए हमारे वेबसाइट की स्पीड इंपॉर्टेंट हमारे लिए बहुत है। नेक्स्ट फैक्टर की हम लोग बात करें, रेस्पॉन्सिव डिजाइन। रेस्पॉन्सिव डिजाइन में का मतलब होता है कि हमारी वेबसाइट यूजर फ्रेंडली होनी चाहिए, डिवाइस फ्रेंडली होनी चाहिए, या दूसरे शब्दों में कहें मोबाइल फ्रेंडली होनी चाहिए। एक ग्राफ के थ्रू हम लोग यहाँ समझाने की कोशिश कर रहे हैं। एक वेबसाइट जो हमारे है डिजिटल मार्केटिंग इन जयपुर, आप देख पा रहे होंगे लैपटॉप या डेस्कटॉप का लेआउट अलग है, और जब उस वेबसाइट को मोबाइल में देखा जाता है तो उसका एक सेपरेट लेआउट हमारे पास अलग आ रहा है। मतलब इट इज डिवाइस कंफर्टेबल, रेस्पॉन्सिव डिजाइन हमारे पास होनी चाहिए। बेटर रीडेबिलिटी स्कोर, आपकी वेबसाइट में जो कंटेंट है उसका स्कोर, रीडेबिलिटी स्कोर भी बहुत अच्छा होना चाहिए, क्योंकि हम लोग देख पा रहे हैं यहाँ पर रीडेबिलिटी स्कोर अच्छा नहीं होगा यूजर बिहेवियर के हिसाब से, तो वहाँ पे बाउंस रेट ज़्यादा होगी। सिग्नल्स हमारे पास है, बाउंस रेट ज़्यादा होती है, तो गूगल के क्रोलर्स के पास, गूगल के पास एक संकेत जाता है कि वेबसाइट यूजर बिहेवियर यूजर के अनुसार सही नहीं है। एग्जाम्पल से हमने दिखाया, जैसे एक कंटेंट यहाँ पे दिया हुआ है, आंखों से बिल्कुल क्लियर नहीं हो रहा है, तो वो बेटर रीडेबिलिटी होनी चाहिए। कंक्लूजन अगर हम लोग देखें, इस तरीके से हमने देखा कि एसईओ क्या होता है। एसईओ में ऑन पेज और ऑफ पेज 2 टाइप का एसईओ है। ऑन पेज एसईओ की कौन-कौन से चेकलिस्ट, टी फैक्टर्स, ये उसकी सारी हमने स्टडी की है। ऑन पेज एसईओ में बहुत सारे फैक्टर्स भी है, जिनमें से कुछ महत्वपूर्ण फैक्टर्स के बारे में हमने पढ़ा, जिससे ताकि हमारी ऑप्टिमाइज़ करने के बाद रैंकिंग उसकी बढ़ सके। आप हमारे वीडियो अच्छा लगा हो तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये यूज़फुल इन्फॉर्मेशन शेयर हो सके। अधिक जानकारी के लिए आप इस नंबर पे कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं 9785364067 पे। धन्यवाद। आगे आने वाली वीडियो में हम लोग देखेंगे ऑन पेज का प्रैक्टिकली और ऑफ पेज एसईओ कैसे किया जाता है।